हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि विषम परिस्थितियों के समय में आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। हमने पिछले वीडियो में संज्ञा से संबंधित पद परिचय का अध्ययन किया था और हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम से संबंधित पद परिचय। तो जब हम सर्वनाम से संबंधित पद परिचय करते हैं तो निम्न बिंदुओं की जानकारी देते हैं। तो सर्वनाम से संबंधित पद परिचय। तो जब आप सर्वनाम से संबंधित पद परिचय करोगे तो आपको निम्न 5 बिंदुओं की जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम आप लिखोगे सर्वनाम का प्रकार अर्थात सर्वनाम के भेद। जो भी पद है उस पद के बारे में हमें ये जानकारी देनी है कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, कौन सा भेद है। उसके बाद हमें बताना है उस सर्वनाम पद का लिंग। उसके बाद बिंदु नंबर 3 में हम जानकारी देंगे उसके वचन की। बिंदु नंबर 4 में हम जानकारी देंगे उसके कारक की। और बिंदु नंबर जो 5 है वो होगा आपका क्रिया या अन्य पद के साथ संबंध। तो सर्वनाम से संबंधित जब आप पद परिचय लोगे तो आपको 5 बिंदुओं की जानकारी देनी है। सर्वप्रथम प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक और फिर क्रिया या अन्य पद के साथ संबंध। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं बिंदुओं की जानकारी तो हमने किसमें दी थी, संज्ञा में दी थी, और उन्हीं बिंदुओं की जानकारी हम किसमें देनी है, सर्वनाम से संबंधित पद परिचय में। बिल्कुल सही, जी हाँ। जिन बिंदुओं की जानकारी हम संज्ञा में करते हैं, संज्ञा में देते हैं, उन्हीं समस्त बिंदुओं की जानकारी हमें सर्वनाम में भी देनी होती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि कारण क्या है, सर्वनाम का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। सर्व शब्द का अर्थ होता है आपका सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा, सभी संज्ञा। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन समस्त पदों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है वो यदि हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा नाम सत्यनारायण, मैं अपने नाम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, मैं। मेरा, मुझे। तुम्हारे नाम के स्थान पर मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं, मैंने कहा अभी तुम्हारे, तुम। या फिर मैं कह सकता हूं कोई दूर व्यक्ति बैठा हुआ है तो वह, वे, आज। क्यों? क्योंकि हमने इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी न किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया है। इस कारण से ये संज्ञा हो गए आपके सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेदों पर। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद आप सभी को पता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अर्थात सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो इनको याद करने के लिए छोटी सी हमने ट्रिक बना रखी है। और ट्रिक जो है वो ये है आपकी,
अनीसनीपा, अनीसनीपा। तो देखो ऐसे, सबसे पहले ऐसे जो है, हालांकि जो हमारी व्याकरण के अंदर क्रम दिया गया है उस क्रम के न बता करके मैं एक ट्रिक क्रम से आपको बता रहा हूँ। जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से हम जो हमारी ग्रामर के अंदर क्रम बताया गया है उसी क्रम में हम पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हमें वेदों के नाम याद करने के लिए हमने ये बात लिखी। तो सर्वनाम के जो भेद है उनको याद करने के लिए आप सिर्फ एक बात याद कर सकते हो, अनीसनी पापा। जैसे अनीसनी पापा। तो देखिए हम कितने अक्षर मिले हैं, वहां पर 6। और सर्वनाम भेद कितने होते हैं? 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो सबसे पहले नंबर 1 ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 नीचे निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 से संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 नीचे निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 से प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 से फिर बात जो है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह सर्वनाम की कितने देर में 6। उसके लिए आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अनिश्चयता तो ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नीचे निश्चयवाचक सर्वनाम, पैसे संबंधवाचक सर्वनाम, नीचे निजवाचक सर्वनाम, पैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम और फिर पैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से हमारे जो सर्वनाम है उन सर्वनामों के टोटल पेजों की जो संख्या हुई वो हो गई आपकी 6। सर्वप्रथम हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे हम व्याकरण के अनुसार। तो सबसे पहले हम जो सर्वनाम का अध्ययन करेंगे वो इन वेदों में सबसे लास्ट वाला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो देखिए नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारी हिंदी की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि जो टॉपिक का हेडिंग होता है वो अपने अंदर अपनी संपूर्ण जानकारी समेटे हुए रखता है। और सबसे ज्यादा जानकारी जो होती है वो खुद को खुद के बारे में होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले शब्द को समझ लीजिए, परिभाषा के लिए पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति। अब यहाँ जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर पुरुष व महिला दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों को समाहित किया गया है, इस कारण पुरुष। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। और सर्वनाम का अर्थ आपको पहले बताया जा चुका है सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष व महिला के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, हम कह सकते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी स्त्री व पुरुष के नाम के स्थान पर होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी आदमी या किसी औरत के नाम के स्थान पर होता है पुरुषवाचक
सर्वनाम कहलाता है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी आदमी या किसी औरत के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक, आया समझ में? आगे देखिए, अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो आदमी या किसी औरत के नाम के स्थान पर, अभी जब हमने सर्वनाम के उदाहरण लिखे थे उसमें मैंने तकरीबन सारे के सारे जो उदाहरण लिखे वो आपके किसी लिखे थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के ही लिखे थे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके मुख्य रूप से आपके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य जो होता है प्रवृत्ति के आधार पर मनुष्य जब कितने भाग किए गए? 3 भाग किए गए। अर्थात आदमी जो होता है वो 3 प्रकार का माना गया। सर्वप्रथम उत्तम प्रवृत्ति का मनुष्य, फिर मध्यम प्रवृत्ति का मनुष्य और उसके बाद 3 अधम प्रवृत्ति का मनुष्य। अब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम ये पहचान भी सकते हैं कि हम किस प्रवृत्ति में हैं और हम किस प्रवृत्ति का बनना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अधम प्रवृत्ति के मनुष्य की। अधम प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है वो ऐसा होता है कि किसी भी कार्य को करने के बारे में विचार करता है, विचार करता है और विचार करने के बाद फिर वो उस कार्य में बाधा आने का उसे आभास होता है और वो उस काम को छोड़ देता है और किसी दूसरे कार्य का विचार करने लग जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आकाश के अंदर घर को घटाएं छाई हुई है, मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने मन में विचार किया कि यार मुझे पवारे पे जाना है, बाजार जाना है और बाजार से कुछ चीज लानी है। विचार किया तो मेरी जो खिड़की खुली, उस खुली हुई खिड़की में तो मुझे थोड़ा सा बाहर का दृश्य दिखाई दिया। तो बाहर के दृश्य मैंने देखकर बादल छाए हुए हैं, तो मैंने अनुमान लगाया बोले यार अपन यहाँ से चले और थोड़ी देर बाद रास्ते में पहुंचते अगर बारिश आ गई तो भीग जाएंगे। ऐसा विचार करके मैंने वहां जाने का जो कार्यक्रम बनाया था उस कार्यक्रम को मैंने छोड़ दिया। मैंने काम को करने का विचार किया और विचारों में बाधा आ गई और मैंने उस कार्य को त्याग दिया। तो ऐसी प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है वो अधम प्रवृत्ति का माना जाता है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे घर जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं आज तो कुछ भी हो जाए, चाहे तो मैं फिजिक्स पढ़ूंगा या मैथ्स पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते ही विचार बदल गया। बोले आप फिजिक्स थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, समझ कम आता है, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, और हमने उसको विचारों में ही त्याग दिया। कुछ नहीं सोचा, सोचने पर बाधा आई और बाधा पे ही हमने उस विचार को त्याग दिया और कोई अन्य विचार करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो आपकी अधम प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। नंबर 2 प्रवृत्ति की मध्यम प्रवृत्ति के अंदर उन मनुष्यों का समायोजन किया जाता है जो मनुष्य किसी काम को करने का विचार करते हैं और उस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। कार्य प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ होने के बाद उस काम के अंदर कोई समस्या आ गई और समस्या के आते ही हमने उस कार्य को छोड़ दिया। अच्छा, काम शुरू किया लेकिन बीच में हमने अधूरा काम छोड़ दिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मध्यम प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उदाहरण के लिए वही उदाहरण पहले वाला कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी काम से बाहर जाना है, अब मैंने विचार कर लिया, कपड़े पहन के तैयार होगा और भैया बाहर निकल लिया। बाहर निकल आगे देखा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, ट्रैफिक जाम कर रखा है कुछ लोगों ने किसी कारणवश, तो वहीं से घूम के वापस आ गए। तो काम शुरू किया लेकिन काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में से ही काम छोड़कर वापस आ गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये आपकी मध्यम श्रेणी के होते हैं। और एक होती है आपकी उत्तम श्रेणी, उत्तम प्रवृत्ति का मनुष्य। तो उत्तम प्रवृत्ति के अंदर वो मनुष्य आते हैं जो एक बार किसी कार्य को प्रारंभ करने का विचार कर लेते हैं और उस कार्य को करते रहते हैं जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो। जब तक उस काम को पीछे नहीं छोड़ दे, जब तक वो कार्य कंप्लीट ना हो। तो ठीक ऐसे ही आप भी उत्तम प्रवृत्ति के बनिए और जो लक्ष्य, जो उद्देश्य आपने निर्धारित कर रखा है, उस उद्देश्य के प्राप्त होने तक
आप उस लक्ष्य का पीछा मत छोड़िए। यदि आप उद्देश्य प्राप्त होने पर उस लक्ष्य का पीछा करते रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तो ठीक ऐसे ही जैसे पुरुष प्रवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक वैसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ये भी आपके 3 प्रकार का ही होता है। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपका नंबर 1 है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 होता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो आपको कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का होगा। 3 कौन से हो गए? आपके सामने है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब सर्वप्रथम नंबर आता है आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो चलो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो आपको पता है। अब बात आती उत्तम की। उत्तम किससे कहते हैं? आज अगर मैं पूछे उत्तम का अर्थ होता है सबसे अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सबसे अच्छा कौन, तो सबसे अच्छा कौन होता है? सबसे अच्छा होता है मैं। सबसे अच्छा कौन? मैं। क्योंकि जब सुबह सुबह मैं नहा धो करके आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन? मैं। कोई भी हो सकता है, मुझे खूब पता है अच्छी तरह मैं कैसा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचता हूँ? सबसे सुंदर कौन? मैं। तो यहाँ उत्तम का अर्थ जो माने हम कह सकते हैं साहब मैं, अर्थात वक्ता। मैं कौन होता है? वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। बोलने वाला। तो आप ये कह सकते हो कि वाक्य में जिस सर्वनाम शब्द, या यूं कह लो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिससे बोलने वाले का अर्थात वक्ता का बोध होता है, अर्थात वक्ता का बोध होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे बोलने वाले का वक्ता का बोध होता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और बोलने वाले का बोध कौन कराता है? मैं। अब जैसे कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं तो बोलने वाले कौन है भैया? मैं। तो मैं जो है वो क्या कहलाएगा? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं और हम, ये तो है आपके मूल शब्द, ये तो है आपके मूल शब्द। और मैं और हम से बनने वाले जितने भी आपके शब्द होंगे वो सारे के सारे सर्वनाम शब्द आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि मुझे, मेरा, हमें, हमारा, हमको आदि। तो मैं और हम से बनने वाले आपके जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
क्योंकि इन समस्त शब्दों से किसका बोध हो रहा है? आपके बोलने वाले का। और बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। तो वाक्य में जिस शब्द से बोलने वाले का बोध होता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम नंबर 2 है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक अर्थात मध्यम मतलब बीच की कड़ी। अब बीच की कड़ी कौन भाई? उत्तम कौन? मैं। अगर बात आए तो भैया मेरे से मेरे पास अच्छा कौन? सबसे अच्छा तो मैं, लेकिन मेरे पास अच्छा व्यक्ति कौन? तो मेरे पास अच्छा व्यक्ति वो होता है जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी बात मानता है। अर्थात जो मेरी बात को सुनने वाला है, सुनता है। तो जो भी कोई व्यक्ति क्या हो आपका? श्रोता। कौन हो? श्रोता। और श्रोता का अर्थ होता है भैया सुनने वाला। श्रोता का क्या हुआ? सुनने वाला। तो जो भी व्यक्ति बात को सुनने वाला होता है वो सुनने वाला ही आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य में सुनने वाले का अर्थात श्रोता का बोध होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे सुनने वाले का बोध होता है, अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाले का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बड़ा हुआ वक्ता, लेकिन आप सुन रहे हो तो आप कौन हो? श्रोता अर्थात सुनने वाले। तो आपके लिए मैं जिस शब्द का प्रयोग करूंगा वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो जैसे में भैया आपके जो शब्द है तुम और आप, ये तो है आपके भैया मूल शब्द। तुम और आप तो क्या है? आपके मूल शब्द है। और इनसे बनने वाले जितने भी आपके शब्द होंगे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अपन ने कह दिया था तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, आपकी, आपका, आपकी आदि। तो ये सारे के सारे जो शब्द होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का भेद नंबर जो 3 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद नंबर 3 है वो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए नंबर 3 है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा अन्य, अन्य मतलब दूसरा। अभी हमने सबसे पहला उत्तम, उत्तम का अर्थ हुआ मैं, मतलब वक्ता बोलने वाला। फिर हमने कहा मध्यम पुरुष, मध्यम का अर्थ हुआ श्रोता सुनने वाला। लेकिन अब यहाँ की जो तीसरा है वो है आपका अन्य पुरुष। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो व्यक्ति होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, अर्थात जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते हैं वह अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि वे शब्द
जिनके बारे में वक्ता व श्रोता बात कर रहे होते हैं, अर्थात वह अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते वह अन्य व्यक्ति या अन्य पुरुष जो होता है वो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि ये जो सर्वनाम होता है अन्य पुरुष वो कभी भी उस स्थान पर उपस्थित नहीं होता जहां वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते। यदि वो वहां उपस्थित हो जाएगा तो वो तो श्रोता बन जाएगा, इसलिए वह अन्य व्यक्ति को कहाँ होता है, दूर स्थित होता है, लेकिन उसके बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते हैं। उन सर्वनाम शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह वे, ये तो है आपके मूल शब्द, वह और वे तो है मूल शब्द, और इनसे बनने वाले जो भी है वो सारे सारे आपके यहाँ कहलाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसका, उसके, उसकी, उनका, उनकी, उनको, आदि। वह वे तो उसका, उसके, उसकी, उनका, उनकी, उनको आदि जो शब्द है ये उस अन्य व्यक्ति का बोध करा रहे हैं जो कहीं दूर स्थित है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो वक्ता और श्रोता से दूर स्थित होता है और उसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों बात कर रहे होते हैं, तो वह अन्य व्यक्ति जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों का अध्ययन किया, उत्तम पुरुष, वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता और अन्य पुरुष वो तीसरा अन्य व्यक्ति जो कहीं दूर स्थित होता है जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे होते हैं। बाकी के जो सर्वनाम के भेद है उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।